गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं 13 और 14 मार्च 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच कौन सा देश दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बना है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, तो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान यानी कि सिप्री के अनुसार 2019 से 2023 के बीच में भारत विश्व का शीर्ष हथियार आयातकर्ता देश बना है। हथियार आयात करने वाले देशों की सूची में सऊदी अरब दूसरे स्थान पे है और कतर देश तीसरे स्थान पे है। हथियार निर्यातक देश कौन से हैं? तो 2019 से 2023 के बीच में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, मतलब हथियार बेचने वाला। और दूसरा देश है फ्रांस, तीसरा देश है रूस। ओके, नेक्स्ट, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान यानी कि सिप्री यही रिपोर्ट जारी करते हैं। तो सिप्री ये 1956 में स्थापित हुआ था। कहाँ पे? स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन की जो राजधानी है वहाँ पे। सिप्री एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो संघर्ष, हथियार नियंत्रण और हथियार निरोध में अनुसंधान पर केंद्रित है। सिप्री विश्वव्यापी सैन्य खर्च, हथियार अनुबंध और सुरक्षा की प्रवृत्तियों पर प्रामाणिक आंकड़ा और विश्लेषण प्रदान करता है। निर्देशक है इसके डैन स्मिथ। पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिकेन यामामोटो। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जापानी वास्तुकार हैं ये रिकेन यामामोटो ने पृथ्जर पुरस्कार 2024 जीता है। पृथ्जर पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल प्राइज बोला जाता है और ये जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो ने जीता है। 2023 में डेविड चिपरफील्ड ने पृथ्जर पुरस्कार जीता था। अमेरिकी वास्तुकार फिलिप जॉनसन ने 1979 में पहला पृथ्जर पुरस्कार जीता था। पृथ्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं बालकृष्ण दोषी। कब इन्हें मिला था? तो 2018 में। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नायब सैनी। तो नायब सैनी को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। और राज्यपाल जो हरियाणा के हैं वो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। तो वही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो नायब सैनी है इनको हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है और बंडारू दत्तात्रेय ने इनको शपथ दिलाई है। तो भारतीय संविधान में भारत के मुख्यमंत्री की बात करें तो उनसे संबंधित जो भी आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल नंबर 163 राज्यपाल को मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह दी जाती है जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं। आर्टिकल 164 तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ध्यान में रखिएगा। और बाद में मुख्यमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति पर राज्यपाल की सिफारिश करता है। ठीक है। आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए सभी प्रशासनिक निर्णयों को राज्यपाल को सूचित किया जाना चाहिए। तो ये सभी आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब राज्यों के जो भी नए मुख्यमंत्री हुए हैं उनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बने हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने हैं, ये बीजेपी पार्टी से हैं। और डेप्यूटी सीएम है जो छत्तीसगढ़ के अरुण साव और विजय शर्मा। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी से। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लाल दुहोमा, ये ZPM मूवमेंट जो है जोराम पीपल का मूवमेंट, उस कम्युनिटी से मिजोरम के नए मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, ये बीजेपी पार्टी से। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, बीजेपी पार्टी से। और हरियाणा के आपने देख ही लिया नायब सैनी। आपको ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात आपको ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। इन्होंने गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी शुभारंभ कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 12 मार्च को हमारा शुभारंभ करने का उद्देश्य इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था। ठीक है, 12 मार्च को। और कोचरब आश्रम 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित पहला आश्रम था, ध्यान रखिएगा। फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यशस्वी जायसवाल ने। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के लिए यशस्वी जायसवाल को फरवरी के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को फरवरी के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है।
शमर जोसेफ और एमी हंटर को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एएस राजीव को। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इनको द्रौपदी मुर्मू जी यानी कि हमारे राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी 1964 से महत्वपूर्ण है ये। भ्रष्टाचार निवारण और सार्वजनिक प्रशासन में ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए ये एक भारतीय सरकारी निकाय है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेशल्स। ध्यान रखिएगा कि अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन सेशल्स में किया गया है और ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यानी कि इसमें बहुत सारे मल्टीनेशनल, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसको 26 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2024 तक पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तीर ने इसमें भाग लिया था या भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था। और ध्यान में रखिएगा, इसमें 16 देशों ने भाग लिया है। भारतीय नौसेना क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए 2019 से कटलैस एक्सप्रेस में सक्रियता से भाग ले रही है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसका आयोजन सेशल्स में हुआ था। अब इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस की बात कर लेते हैं, इसका हम रिवीजन करते हैं। सी डिफेंडर 2024 अभी ये हुआ था, तो इंडियन कोस्ट गार्ड और यूनाइटेड स्टेट्स के कोस्ट गार्ड के बीच में हुआ था। दोस्ती 16th नंबर का एडिशन, तो भारत मालदीव श्रीलंका के बीच में। डेजर्ट नाइट अभ्यास भारत फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, ये अरब सागर में हुआ था। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ था। चक्रवात, इसको बोलेंगे साइक्लोन, तो ये भारत और मिस्र के बीच में हुआ था, अंशास मिस्र में हुआ था। नौसेना एक्स अयोध्या, तो ये भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। डेजर्ट साइक्लोन, तो ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ था, राजस्थान में। ऑस्ट्रा हिंद, तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ताजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ था। विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच में, वियतनाम की राजधानी हनोई में। मित्र शक्ति 2023, तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में। खंजर 2023, तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये 2023 की बात की जा रही है, तो ये बिश्केक में हुआ था। अदरवाइज अगर बात करें तो बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, तो ये अर्जुन राम मेघवाल कौन है? केंद्रीय कानून मंत्री हैं, न्याय मंत्री हैं। तो एक सुभाष अभिनंदन का इन्होंने एक डिजिटल प्रदर्शनी है सुभाष चंद्र बोस के जीवन को समर्पित, इसका उद्घाटन किया है। और प्रदर्शनी में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेजों का भी उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इनकी सराहना करने के लिए, सुभाष चंद्र बोस जी को याद करने के लिए, उनकी विरासत का पता लगाने के लिए इस तरीके का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था। हाल ही में MIRV तकनीक के साथ किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नि 5। तो DRDO ने MRIV क्षमता के साथ अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। अग्नि 5 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान में रखिएगा, एक महाद्वीप से दूसरी महाद्वीप तक ये जा सकती है। तो जिसे स्वदेश में विकसित किया गया है, इसकी रेंज है 5500 से 5800 किलोमीटर। ओके, और ये परीक्षण भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी और सामरिक क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। अब DRDO की बात कर लेते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। DRDO के स्थापना वर्ष 1958, समीर वी कामत इसके प्रमुख है, चेयरपर्सन है। और इसकी स्थापना का विचार प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके द्वारा दिया गया था। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया है और ये गुजरात में मारुति सुजुकी इंडिया के प्लांट में स्थित है। ठीक है, तो रेलवे साइडिंग परियोजना मारुति सुजुकी इंडिया और गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बीच एक सहकारी पहल है। किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया। तो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे डॉक्टर मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य मंत्री हैं ये।
इन्होंने जन औषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। सिडबी और पीएमबीआई के बीच में समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे ये ऋण के पैसे मिलेंगे। और इस पहल का उद्देश्य जन औषधि केंद्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वो और ज़्यादा जनता के बीच में सस्ती दवाओं को उपलब्ध करा सके। ठीक है, तो ये जो जन औषधि केंद्र होते हैं ये सरकार के द्वारा शुरू किए जाते हैं। यहाँ पे कम रेट में अच्छी दवाएं मिल जाती हैं। जो आपको अंग्रेजी दवाएं या कोई भी प्रकार की दवाएं आप किसी और दुकान से खरीदते हैं, अगर आप ये जन औषधि केंद्रों से खरीदते हैं तो आपको यहाँ पे सस्ती दरों पर उचित दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती हैं। तो जन औषधि दिवस हम 7 मार्च को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एसबीआई ने अपने लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ भागीदारी की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरियन प्रो। तो एसबीआई ने आई कैश प्रो प्लस के लाइसेंस और संचालन के लिए ओरियन प्रो समाधान के साथ भागीदारी की है। तो इस सौदे का मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपए है। इसमें 6 साल के लिए लाइसेंस और रख रखाव शामिल है। ठीक है, तो जो ये ओरियन प्रो है ये एक नगद प्रबंधन और लेन देन का एक बैंकिंग मंच है। ध्यान में रखिएगा, इस सहयोग का उद्देश्य एसबीआई की नकदी प्रबंधन, लेन देन बैंकिंग क्षमताओं को बढ़ाना और संभावित रूप से दक्षता और ग्राहक अनुभव में सुधार करना है। नेक्स्ट देखिए, भारत ने हाल ही में संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति स्थापित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो डोमिनिकन गणराज्य। भारत ने हाल ही में डोमिनिकन गणराज्य के साथ एक संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति जेटको की स्थापना के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वर्ष के 24 जनवरी को प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो डोमिनिकन गणराज्य ये कैरेबियन क्षेत्र में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति स्थापित करने के लिए भारत ने डोमिनिकन गणराज्य के साथ संबंध स्थापित किए हैं। डोमिनिकन गणराज्य ये कैरेबियन के ग्रेटर एंटिलीज द्वीप समूह में स्थित है, ध्यान में रखिएगा, जो उत्तर में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। डोमिनिकन लोगों ने नवंबर 1821 में स्पेन से स्वतंत्रता हासिल की थी और राजधानी है डोमिनिकन गणराज्य की सेंटो डोमिंगो। मुद्रा है डोमिनिकन पेसो। आधिकारिक भाषा है स्पेनिश। 1.11 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। महाद्वीप है ये उत्तरी अमेरिका में। ओके, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक अर्धचालक निर्माण सेवा की आधारशिला कहाँ रखी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के धोलेरा में भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर इकाई का ये आधारशिला रखी है और यह इकाई टाटा पावर और पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के बीच में एक संयुक्त उद्यम है। कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक अर्धचालक निर्माण सेवा की आधारशिला ये राजस्थान में रखी है, राजस्थान के धोलेरा में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किसने किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री हैं, इन्होंने किया है उद्घाटन। तो पहली उड़ान को गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप समूह के बीच में इसकी हरी झंडी दिखाई गई है। तो क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का शुभारंभ किया गया है, ध्यान में रखिएगा। इसके जो फ्लाई 91 के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और सीईओ हैं ये है मनोज चाको। ओके, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोर मकवाना को। तो किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। लवकुश कुमार ने मकवाना के साथ एनसीएससी के सदस्य के रूप में भी पद ग्रहण किया है। मकवाना की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। मकवाना न केवल एक अध्यक्ष हैं बल्कि एक पत्रकार और स्तंभकार भी हैं और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को डेडिकेटेड एक बुक लिखी थी, मोदी अ कॉमन मैन्स पीएम। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इनको अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम है किशोर मकवाना। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 ये अनुसूचित जाति से संबंधित है। ठीक है, और 1978 में पहला आयोग स्थापित हुआ था, मतलब 89वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 के तहत। तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को स्थापित किया गया था। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये दोनों ही अलग अलग हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक होता है एससी, एक होता है एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होता है एक, और एक होता है शेड्यूल्ड कास्ट। तो आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं और ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित शाह जी। ठीक है, मोटा भाई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के 41 गांवों में पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी कि पीएनजी सुविधाओं और 178 गांवों में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इस पहल को दिल्ली ग्रामोदय अभियान के नाम से जाना जा रहा है। जो भी दिल्ली के ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और जीवन स्तर में ऊंचा करना है, और 960 करोड़ रुपए तक का फंड आवंटित किया गया है। कौन सा देश हाल ही में विश्व स्तर पर दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन उत्पादक के रूप में उभरा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत देश। तो भारत 2024 तक दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन उत्पादक देश के रूप में उभरा है। मोबाइल फोन क्षेत्र ने वर्ष 2014 में आयात निर्यात निर्भरता को 78% से घटाकर 2024 तक 3% कर दिया है। ध्यान में रखिएगा कि भारत ने मोबाइल फोन उत्पादक में 97% आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। ठीक है, बस अब 3% ही मात्र बाहरी देशों से आयात किया जाता है, अदरवाइज हम भारत में ही 97% तक मोबाइल फोन्स बना लेते हैं। गोरसम कोरा उत्सव 2024 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में गोरसम कोरा उत्सव हाल ही में जीरो वेस्ट फेस्टिवल थीम के साथ में संपन्न हुआ। कौन से समुदाय मनाती है? तो जेमिथांग समुदाय, और नागरिक अधिकारियों के द्वारा इसको मनाया जाता है। ठीक है, जेमिथांग घाटी जहां त्यौहार आयोजित किया गया था ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पे 14वें दलाई लामा ने 1959 में वहाँ पे शरण ली थी। यह त्यौहार जिसमें भूटानी नागरिकों सहित भक्त शामिल होते हैं और चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के अंतिम दिन में ये होता है। ओडिशा में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने अतिरिक्त दिनों के आकस्मिक अवकाश की घोषणा की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिनों की। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ये ऐसा ओडिशा की गवर्नमेंट ने किया है। तो देखिए, पहले इनका 15 दिन था, तो 10 दिन और ऐड हो जाएंगे, 25 दिनों के आकस्मिक अवकाश का लाभ उठा सकती हैं महिलाएं ओडिशा की। तो इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए 6 महीने का भुगतान अवकाश का प्रावधान किया गया है। स्कीम्स करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ट्रैक चाइल्ड पोर्टल और घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल विकसित किया गया है, लॉन्च किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी महिला के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ये शिक्षा मंत्री हैं और इन्होंने अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड इसकी लॉन्चिंग की है। दूरसंचार विभाग डीओटी संगम डिजिटल ट्विन पहल शुरुआत की है। श्री पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, इन्होंने सुफलाम स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024 का शुभारंभ किया है। भारत सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए ये क्वेश्चन है। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। होम डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली नॉमिनेट टू राज्यसभा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए नामित किया है? आपके ऑप्शन है उदय कोटक, सुधा मूर्ति, अजय सिन्हा, राज्यवर्धन सिंह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए।